हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र कामयाबी तक। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई मेंस की एग्ज़ाम को देखते हुए केबीसी नैनो पब्लिकेशन का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर चुके हैं और इस वीडियो के अंतर्गत हम कवर करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। प्रैक्टिस सेट को कैसे अटेम्प्ट करने हैं, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। चलिए मैं फिर से आपको थोड़ी सी आगाह कर रहा, ताकि आप अपने ड्यूटी के प्रति, कर्तव्य के प्रति ईमानदार हो और दरोगा बनने का सपना है जो आप पूरा कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इस प्रैक्टिस सेट को आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं। यह प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको अपना टेलीग्राम चैनल कैरियर हमसफ़र पे आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पे जाकर कैरियर हमसफ़र सर्च करने हैं। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड कर करके खुद अटेम्प्ट कीजिए। 100 में आपका स्कोर कितना आता है, यह तो आप वीडियो को देखने के दरमियान मिला लेंगे और लास्ट में ईमानदारी से आप अपना स्कोर लिख देंगे। यदि 10 नंबर आता है, 10 नंबर ही लिखेंगे, लेकिन यह तो हो ही नहीं सकता कि आपका 10 नंबर आएगा, है ना? क्योंकि आपने पीटी क्वालिफाई किया है दोस्तों, है ना? आपका स्कोर 70 के आसपास तो पीटी में ही रहा, तो इसमें कैसे कम रहेगा? तो यह सोचने वाली बात है। मीन्स अब कोई लिख देता 98, 99, जो कि मीन्स उतना सही नहीं लगता। तो जितना सही स्कोर हो, एकदम ओरिजिनल आप लिखिए, कोई बनावटी इस जगह पे नहीं। और देखिए, इस प्रकार से एक दोस्त अपना लिखे हैं, क्या एग्ज़ाम IQ इनका नाम है। आप ओरिजिनल अपना नाम लिखे तो नाम लेने में ज़्यादा सहूलियत होगी और अच्छा भी लगता है ना? तो इनका स्कोर है जो मीन्स राइट इतना है, रॉन्ग इतना है, और इन्होंने क्या कर दिया, तो छोड़ दिया है क्वेश्चन। तो स्कीप कर दिया, स्काइप नहीं, स्कीप कर दिया है, छोड़ दिया है क्वेश्चन। कितने? 5। इनका स्कोर है 157। तो यह काफ़ी अच्छा स्कोर माना जा सकेगा। तो इस प्रकार से यदि आप अटेम्प्ट ले रहे हैं तो यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और आप अपने ड्यूटी के प्रति ईमानदार हैं। तो चलिए दोस्त, हम शुरू करते हैं अपने आज के शानदार सेशन को। और क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचारित नहीं होता है? इसका आंसर है जापानी एन्सेफलाइटिस। अब देखिए यह कैसे, यह टाइगर मच्छर, इसका दूसरा नाम है एडीज मच्छर, है ना? एडीज एल्बोपिप्टस, एडीज एल्बोपिप्टस मच्छर टाइगर मच्छर को ही कहा जाता है। इसके द्वारा पित्त ज्वर, डेंगू का जो अरबो वायरस है वह, और चिकनगुनिया का आपका अल्फा जो वायरस है, ये सभी के सभी संचारित किए जाते हैं। जबकि जापानी एन्सेफलाइटिस जो है, इसका जो वायरस होता वह फ्लेबी बिराइडी के द्वारा है, जो क्या किया जाता है, संचारित किया जाता है। आपने चमकी बुखार का नाम सुना भी होगा दोस्त, है ना? हाल फिलहाल में मुजफ्फरपुर काफ़ी चर्चा में रहा था, तो इसी के कारण से रहा था। तो वह कौन है? फ्लेबी बिराइडी, जो इसके वाहक हैं मच्छर, तो यह फ्लेबी बिराइडी है। आगे जरा देखिए, बेतार संचार। बेतार संचार पृथ्वी की सतह को निम्नांकित द्वारा परावर्तित किया जाता है। तो बेतार कहने का मतलब बिना तार वाला संचार, यानी यहाँ पे रेडिएशन वाली बात हो जा रही है, वेव वाली बात हो रही है। तो यह कौन से मंडल से परावर्तित होता है? तो यह कौन सा मंडल है? यहाँ यह आयन मंडल है। अब जरा देखिए, यहाँ पे बात हम करें, यहीं से संचार के जितने भी साधन हैं, यहाँ से मीन्स क्या वेव जाते हैं, आयन मंडल से टकराते हैं, और फिर हमारे यहाँ जो भी कम्युनिकेशन के साधन हैं उस जगह तक एंटीना के माध्यम से पहुँचते हैं। यह कौन सा मंडल है? आयन मंडल। इसे इंग्लिश में आयनोस्फीयर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। अब देखिए, इनके इंग्लिश भी पूछ लिए जाते हैं, तो क्षोभ मंडल को याद रखेंगे, इसे ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है ना? और यहाँ पे मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं क्षोभ मंडल में हुआ करती है। जबकि समताप मंडल में यहाँ क्या ताप सेम होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। इसी में आपका ओजोन लेयर पाया जाता है और यहीं पे आपका क्या, हवाई जहाज उड़ा करता है। जबकि बहिर्मंडल, इसे हम एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं, जो कि सबसे बाहरी मंडल है, और सबसे निचली जो है आपकी क्षोभ मंडल है। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में कौन स्कर्वी रोग के लिए के इलाज में उपयोगी है? तो स्कर्वी रोग आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी विटामिन की कमी से होता है, वही विटामिन हम दे देंगे। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है ना? जबकि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो कहने का मतलब है कि विटामिन सी, अब देखिए कि इसमें इसमें कौन
सा विटामिन सी का स्रोत है, तो आपको पता होगा कि आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है, याद रखेंगे। और विटामिन सी को हम रासायनिक रूप से किस रूप में पुकारते हैं, तो एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड इसे कहा जाता है, विटामिन सी को याद रखेंगे। आगे, और खट्टे फलों में इसकी मात्रा प्रचुर रूप से होती है, लेकिन सबसे अच्छा स्रोत आंवला को ही माना जाता है। आगे देखिए, एनोस्मिया, यह क्वेश्चन नया टाइप का हो सकता है, आपको लगे एनोस्मिया यह इंग्लिश वर्ड है और इसका जो हिंदी होता है दोस्त अघ्रांता, क्या, अघ्रांता होता है। अब देखिए अघ्रांता, अघ्रांता, अब हिंदी भी टफ, इंग्लिश भी टफ। अघ्रांता एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण से सूंघने की, जो हम स्मेल करते हैं, जैसे कोरोना वायरस वाले कंडीशन में क्या हो रहा है कि जिससे अफेक्ट वह कर जाता है, तो वह सूंघने की क्षमता, स्वाद वाली क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यहाँ से सूंघने की क्षमता है जो समाप्त हो जाती है। अघ्रांता मतलब घ्राण संवेदना की क्या हो जाती है, यहाँ कमी हो जाती है, अर्थात यहाँ सूंघने की क्षमता इसमें क्या हो जाती है, खत्म, यानी कम जाती है, खत्म ही नहीं कहेंगे, यानी घट जाती है। आगे नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है, तो जेनेटिक्स आप पता आपको होगा ही कि अनुवांशिकी का अध्ययन है जो आपका जेनेटिक्स कहलाता है। और अनुवांशिकी का पिता कहा जाए तो यह ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें दोस्तों, तो देखिए विद्युत धारा, है ना, विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय इकाई अर्थात एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, यह पूछा जा रहा है हमसे। तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है, जो कि कल वाली वीडियो में भी आपको देखने को मिला था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जबकि विभवांतर या फिर वोल्टेज का एसआई मात्रक है विभवांतर या विभव का एसआई मात्रक है, तो यह तो आपका वोल्ट ही होता है। ओम कहे तो प्रतिरोध का, और प्रतिरोधकता का कहे तो क्या, ओम मीटर, है ना, ओम मीटर होता है आपका प्रतिरोधकता का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसे दाब प्रति इकाई क्षेत्र बढ़ जाता है या घट जाता है। क्या बोला गया इस जगह पे, बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, यानी अब देखिए दाब का यदि आपको फॉर्मूला याद है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर करना काफी इजी है ना। तो इस जगह पे हम बात करें, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाई एरिया, है ना, यानी दाब जो होता है वह बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। अब देखिए नीचे वाले पार्ट को आप बढ़ाते हैं, यहाँ पे बोला गया कि क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ओवरऑल तो घट जाएगा भाई, है ना, क्योंकि यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्षेत्रफल बढ़ेगा, दाब क्या हो जाता है, घट जाता है। तो ऐसी अवस्था में तब तो देखते हैं कि जो दीवार होती है, घर की जो दीवारें होती है, नींव उसका दिया जाता है, चौड़ा दिया जाता है ताकि दाब कम पड़े, है ना। जबकि सुई जो होती है वह नुकीली होती है, तो वहां पे दाब क्या होता है, कम पड़ता है। यही कारण से कील जो है, कांटी जिसे हम बोलते हैं, वह चुभ जाता है जल्दी से। तो कहने का मतलब है एरिया जितना बड़ा होगा वह दाब कितना कम लगेगा, और एरिया जितना कम होगा वह दाब उतना अधिक होगा। तो यहाँ पे एरिया बढ़ाने की बात कही गई थी, इसका मतलब दाब प्रति इकाई क्या हो जाता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा, यानी एरिया बढ़ा देने से आपका प्रेशर है जो कम हो जाएगा, अर्थात घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा दोस्तों। आगे देखिए, सूक्ष्मतम पदार्थ जिसे प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, अब देखिए प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी यानी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की बात करी जा रही है, की सहायता से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, किस कोटि का होगा। तो देखिए नाम से पता चल रहा है कि सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप, माइक्रो, और माइक्रो कहने का मतलब क्या होता है, 10 का पावर -6, है ना, 10 का पावर -6 मीटर, तो यह माइक्रोमीटर ही तो होगा। इस प्रकार से यानी 10 का पावर -6 को माइक्रोमीटर हम कहेंगे, यानी इस कोटि तक के वस्तु को इसमें देखा जा सकता है। नैनो कहे तो 10 का पावर -9, मिली कहे तो 10 का पावर -3, और सेंटी कहे तो आपका सेंटी तो कितना होता है, 10 का पावर 2, यानी 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर हो जाते हैं। ठीक है, तो मीटर के रूप में कह दे तो यहाँ पे 10 का पावर -2 मीटर हो जाएंगे, यानी सेंटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हमारा, इनमें से कौन कवकी रोग है, यानी कौन है जो फंगस से होता है, कवक से होता है। तो कवक से आपको पता है दांत खाद खुजली वाली बात, है ना, यानी कवक से होता है आपका दांत। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अपने लूसेंट बुक जो है उससे आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सा बीमारी कवक के कारण से होता है, कौन वायरस के कारण से होता है, कौन बैक्टीरिया के कारण से होता है। तो जो टॉपिक मैं आपको टिक लगवाऊंगा वह
एकदम से यूनिवर्सल टॉपिक होगा और सभी एग्जाम के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो इन बीमारी को आप याद रखेंगे कि कौन सा किससे होता है। हाँ, तो कवक से होने वाला क्या है, आपका दाद है। जबकि गलसुआ एवं जलातांक, अब देखिए गलसुआ, इसमें क्या होता है कि आपका जो गला वाली पार्ट है, यह है जो वायरस के कारण से यह सूज जाता है, जिसे इंग्लिश में हम मम्प्स बोलते हैं। और जलातांक, देखिए जल प्लस आतंक मिला दीजिए, जल का आतंक यानी जल से डर, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो मीन्स होता है ना, वाटर होता है, और फोबिया मीन्स होता है फियर, यानी वाटर से जो डर लगे, यानी जल से जिसे डर लगे, इसी बीमारी को हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोफोबिया। और जनरली यह देखने को मिलता है क्या, कि कुत्ता को काटने से यह बीमारी होती है, और जब किसी को कुत्ता काटता है तो उसे कुआं दिखाने के लिए ले जाया जाता है कि इस बीमारी का, इस वायरस का असर हुआ है या नहीं हुआ है ना। तो इसी चीज को चेक करने के लिए ले जाया जाता है कुआं के पास या जल के पास। तो हाइड्रोफोबिया यानी जलातंक इसी को बोलेंगे। जबकि मलेरिया जो है आपका प्लाज्मोडियम, यह प्रोटोजोवा से यह फैलता है। प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोवा है, उससे आपका मलेरिया फैलता है। गलसुआ एवं जलातांक यानी हाइड्रोफोबिया, यह किससे, वायरस से फैलने वाला है। जबकि दाद है जो कवक से। चलिए आगे जरा देखिए, डीजल का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ डीजल की बात करी जा रही है, होता है किससे। तो अब देखिए, अब काफी वर्तमान समय में यहाँ पे देखिए, पौधे से, पेड़ों से, हवा से, जमीन से। तो ऐसे तो डीजल पेट्रोलियम से निकाला जाता है ना। लेकिन अभी वर्तमान समय में रतन जोत एक पौधा है, उससे उससे क्या किया जा रहा है, डीजल को निकाला जा रहा है, जो कि बायोडीजल है ना, जो कि बायोडीजल है। अर्थात यह पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक है, यह पर्यावरण के लिए कम नुकसानदायक है बायोडीजल। साथ ही बायोडीजल के रूप में हम गन्ना का जूस का भी, गन्ना का जो रस होता है उसका भी हम यूज कर लेते हैं ईंधन के रूप में। तो याद रखेंगे कि रतन ज्योत एक क्या है, पौधा है, या पेड़ नहीं है। पेड़ क्या होता है, बड़ा, पौधा छोटा वाला को हम बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि डीजल का निष्कर्षण रतन ज्योत पौधे से किया जा रहा है। आगे जरा देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को हमने 10th में कवर किया था, पढ़ा था। तो जर्मन सिल्वर में सम्मिलित है, तो जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है। तो एक तो होता है कॉपर, जिंक और निकेल। देखिए, कॉपर, जिंक और निकेल, यह काफी देखा होगा आपने कि आपके मोहल्ला में एक अटैची वाला आता है आभूषण बेचने, और महिलाएं क्या करती है, इन सिल्वर यानी सस्ते वाली पायल वगैरह खरीदा करती है, जो कि लगता है एग्जैक्ट सिल्वर के जैसा, ओरिजिनल जो सिल्वर है एजी, है ना, उसके जैसा वह दिखता है, लेकिन वह उसमें एजी अर्थात सिल्वर 1% भी नहीं होता है। याद रखिएगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना परसेंट होता है, यानी आर्जेंटम जो है आपका कितना परसेंट होता है। तो यह एजी 1% भी नहीं है, क्योंकि देख पा रहे हैं कि कॉपर, जिंक और यह निकेल का यह मिश्रण होता है, यह कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। इस बात का आप ख्याल रखेंगे। तो एक क्वेश्चन आपने एक्स्ट्रा क्या सीखा, एक तो सीखा कि कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण जर्मन सिल्वर कहलाता है। जर्मन सिल्वर में क्वेश्चन पूछे कि कितना परसेंट सिल्वर होता है, तो ये जी जो होता है वह कितना होता है, 0%। उसी प्रकार से रोल गोल्ड पूछता है आपसे, है ना, रोल गोल्ड पूछा जाता है, तो उसमें भी है ना, आयरन सल्फाइड Fe2S जो होता है वह आपका क्या है, झूठा सोना। तो एक रोल गोल्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोल गोल्ड में कितना परसेंट गोल्ड होता है, तो वहां पे भी गोल्ड नहीं होता है, वहां भी 0% आप आंसर करेंगे। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे मिश्रण के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ी सी और बात करेंगे। कॉपर और जिंक यानी मिलाने से क्या बनता है, आपका आपका क्या बनता है, तो पीतल बनता है। आपने पिताजी का ट्रिक कई जगहों पे देखा होगा, पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जिंक, है ना। तो तांबा और जिंक मिला देने से आपका पीतल बन जाता है। जबकि कांता टी की हम बात करें, कांता टी यानी कहने का मतलब है कि कांसा बनता है, तो तांबा और किससे, टीन को मिला दीजिए, तांबा और टीन यानी CuSN को मिला दीजिए, तो यह आपका क्या बन जाएगा, कांसा बन जाएगा। जबकि पीबी और एसएन को मिला दीजिए तो सोल्डर, टाका आप समझते होंगे, है ना, इलेक्ट्रिक दुकान में आप जाते होंगे, कोई तार वगैरह का सोल्डिंग जो करवाते हैं, उसमें क्या होता है, पीवी प्लस एसएन होता है, पीवी और एसएन उसमें हुआ करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सा रसायन बोटिंग स्याही के लिए यूज किया जाता है, यह किया जाता है कौन, AgNO3, यानी आपका सिल्वर नाइट्रेट किया जाता है ना, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का यूज है, जो बोटिंग स्याही के रूप में किया जाता है, जो कि ब्लू कलर, आपने कभी यदि वोट किया होगा तो वह कुछ देर बाद यदि नाखून पे लगाई जाती है तो वह सूखती नहीं है, ताकि इससे क्या हो, यानी जो कोई लोग हों दूसरे के बदल
बदले वोट दे दिया करता है, या फिर डबल वोटिंग ना करे, है ना। इसी से बचाने के लिए, यानी मत का सही प्रयोग करने के लिए इस चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। चलिए, यह किया जाता है। आगे जरा देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो इसका यहाँ पे फॉर्मूला पूछा गया है, तो आपको पता भी होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 का ऑल्टो इंटू हाफ H2O। अब देखिए एक चीज़ और, इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें जल मिला दीजिए, वाटर मिला दीजिए, तो CaSO4 का ऑल्टो इंटू 2H2O आप जब कर देंगे ना, 2H2O, तो 2H2O करने से यह जिप्सम बन जाता है ना। यहाँ हाफ के जगह केवल क्या कर दीजिए, आप 2 कर दीजिए, तो यह आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। जबकि कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, आप दीपावली को याद कीजिए, घर में पहले क्या किया जाता था, अब तो खैर बाल पुट्टी वगैरह का प्रचलन हो गया, वो अलग चीज़ है ना। पहले क्या किया जाता था, हमें बचपन में याद है कि बाजार से लाया जाता था चूना, और जो चूना लाया जाता है वही चूना क्या कहलाता है, कली चूना कहलाता है। क्या, कली चूना कहा जाता है ना। और उसी का फॉर्मूला है CaO। इसी में घर में लाते हैं तो क्या मिला देते हैं, बतलाइए, वाटर मिला देते हैं H2O, तो यह बन जाता है CaOH का होल 2, यानी यह इसमें पानी डाल दिए तो बुझ गया ना दोस्तों, तो इसका नाम पड़ गया बुझा हुआ चूना। और यही क्या करता है, हम दीवारों पे पोत दिया करते हैं इससे, तो यह सूखता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर देता है, और यह बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3। और इसमें क्या होता है, वाटर निकल जाता है, तो यह मार्बल का सूत्र हो गया, और मार्बल चमकता है। तो यही देखते होंगे आप, क्या कि पोत देने के बाद उसमें क्या हो जाती है, सूखने के बाद उसमें लाइट आ जाती है उस कलर में। तो याद रखेंगे कि यह कली चूना का है, और यह आपका मार्बल का यह फॉर्मूला हो जाता है। जबकि भाखड़ा चूना का है, या फिर आपका बुझा हुआ चूना का है, तो CaOH का हॉल 2 हो जाता है। जबकि CaNO3 का हॉल 2 जो है आपका कैल्शियम नाइट्रेट का यह फॉर्मूला है। आगे जरा देखिए, रसोई गैस मुख्यतः होती है, तो आपको पता होगा रसोई गैस यानी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम, यह गैस है। और इसमें किसका यूज किया जाता है, तो आपको पता होगा प्रोपेन और ब्यूटेन, है ना। प्रोपेन की हम बात करें तो C3H8 और C4 एस्टेन का यूज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों, तो पहले ऐसे यूज किया जाता था, इथेन का यूज किया जाता था और मीथेन का यूज किया जाता था। ऑप्शन नहीं है तो इसके अकॉर्डिंग हम मीथेन को ऐसे लगा करके चलेंगे, लेकिन याद रखेंगे C3H8 और C4 एस्टेन यानी प्रोपेन और ब्यूटेन का भी यूज किया जाता है, क्योंकि मीथेन और इथेन काफी क्या होता है, विस्फोटी होता है, वह विस्फोट कर जाता है, जिसके कारण से सुरक्षा हेतु इसमें क्या किया गया, आपको प्रोपेन और ब्यूटेन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और एक गैस का इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण से हमें अनुभूति होती है कि गैस कहीं से लीकेज हो रहा है, जिसका नाम है इथाइल मेरिकैप्टन, है ना। C2H5SH बोला जाता है, इसका फॉर्मूला होता है इथाइल मेरिकैप्टन का, है ना। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो मीथेन है, लेकिन इसका सही आंसर हम बात करें तो क्या होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन होगा। आगे जरा देखिए, कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का समान नाम है। देखिए हमने पिछली वीडियो में भी इसकी चर्चा किया था कैल्सीफेरॉल की, और कैल्सीफेरॉल यानी CD से याद रखेंगे रिलेट कर करके, यह विटामिन डी का यह रासायनिक नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। जबकि आप बी में देखते होंगे कि विभिन्न प्रकार का नाम है, B1 है तो थाइविन है, B2 है तो राइबोफ्लोविन है, इस प्रकार से B5 है तो निकोटीन है, B6 है तो पायराडॉक्सिन है, B12 है तो आपका साइनोकोबलामिन है। इस प्रकार से आप इन्हें तो याद ही रखेंगे, यानी काफी यह इंपॉर्टेंट है। एक तो हमने बताया कहाँ पे, बीमारी वाला, दूसरा मैं इंपॉर्टेंट लगवा रहा आपको टॉपिक, है ना, कि इस वीडियो को देखने के बाद इन्हें आप कवर करेंगे या रिवाइज करेंगे दोस्तों, है ना। तो विटामिन डी को हम कहते हैं कैल्सीफेरॉल। उसके बाद है जो विटामिन सी को हम क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। और हड्डी में देखिए यहाँ पे हड्डी कैल्शियम, ऐसा तो नहीं कहा जाता है इसे, यानी कैल्सीफेरॉल, तो लग रहा है कि यहाँ कैल्सी है तो कैल्शियम दे दो, इस प्रकार से मीन्स ऑप्शन देकर करके हमें मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन इससे कोई लेना देना है नहीं। हाँ, लेकिन एक एक्स्ट्रा बात आप याद रख सकेंगे कि हड्डी में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, खाने का नमक। खाने का नमक जो कि हम क्या बोलते हैं, साधारण नमक बोलते हैं, है ना, कॉमन साल्ट जिसे बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। यह किससे बनता है, यह पूछा गया। अब देखिए हम बात करें, यह बनता है दोस्त HCl, जो कि क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। आपको पता होगा यदि आपने एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ा होगा चैप्टर तो, है ना। HCl साथ में बनता है क्या है, NaOH से,
जो कि दोनों का दोनों क्या है, यह भी स्ट्रॉन्ग है, यह भी स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होगा कि यह अम्ल है और यह NaOH भस्म है, दोनों रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल हो जाता है, और यह इसका Cl और इसका Na एक साथ आ जाएगा तो NaCl हो जाएगा, और प्लस में क्या होता है, जल बन जाता है, और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अतः NaCl जो बनता है यह, इसमें अम्ल भी मजबूत है और क्षार भी क्या होता है, मजबूत होता है। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, मजबूत अम्ल एवं मजबूत क्षार। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 की ओर हम बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में यानी निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है, यह क्वेश्चन कहा गया है। एक तरफ विद्रोह दिए गए हैं, दूसरे तरफ वर्ष दिए गए हैं। अब देखिए संथाल विद्रोह ये आपका झारखंड में चलेगा, 1855-56 में चला था। 1855-56 में यह चला था सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। किसके? सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में, जो कि सही है। कोल विद्रोह की हम बात करें तो कोल विद्रोह आपका गोमधर कुंवर सिंह के नेतृत्व में 1831-32 के आसपास चला था, 31-32 में चला था। किसमें? तो गोमधर कुंवर सिंह। अब देखिए यह भी एक आपका टॉपिक है कि हिस्ट्री में आप देखेंगे तो जनजाति आंदोलन एक साथ दे दिए गए हैं, है ना, विद्रोह एक साथ दे दिए गए हैं, तो उन्हें आप याद कीजिए। तो 3 टॉपिक आपका आज का हो गया एक प्रकार से। यदि आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप उन्हें कवर कीजिए, क्योंकि ये चीजें बार बार आएगी आपको। हाँ, तो कोल विद्रोह हुआ था आपका गोमधर कुंवर सिंह के नेतृत्व में, यह भी झारखंड प्रांत में हुआ था। जबकि खासी, गारो, खासी, जयंती आपने पढ़ा होगा मेघालय वाले क्षेत्र में। तो यह जो खासी है, यह खासी आंदोलन आपका 1829 से 1833 के बीच चला था। 1829 से आपको 33 के बीच किसके नेतृत्व में? तो यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तीरथ सिंह। किसके? तीरथ सिंह के नेतृत्व में यह चला था। जबकि अहोम विद्रोह आसाम में चलेगा आपका, वही गोमधर कुंवर सिंह, यानी गोमधर कुंवर सिंह जो कि क्या है आपके कोल विद्रोह भी चलाएंगे, और यह चला था दोस्तों 1815 नहीं, यह आपका 1828 में चला था। कब? 1828 में चला था। अतः अहोम विद्रोह 1815 नहीं 28, अतः आंसर तो आपका डी हो जाएगा। याद रखेंगे इन चीजों को। संथाल सिद्धू कान्हू 1855-56, कोल झारखंड में गोमधर कुंवर सिंह, और उसके बाद है जो कोल आपका कब 1831-32 हो गया ना। खांसी आपका हो गया 29 से 33 तीरथ सिंह के नेतृत्व में, और अहोम जो विद्रोह है 1828 में गोमधर कुंवर के नेतृत्व में। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ स्थान है, दूसरे तरफ क्या है? नेतृत्व है। अब देखिए थोड़ी सी यह, हाँ, जैसा कि मैं पढ़ पा रहा हूँ यहाँ लखनऊ और लियाकत अली दिए गए हैं, तो इससे यही पता चल रहा है कि यह 1857 की क्रांति से संबंधित तो यहाँ पे बात कही गई है। तो कहाँ से कौन नेतृत्व करता है? तो देवगिरी सुरेंद्र शाही, गंजाम राधाकृष्ण दंडसेना, कश्मीर से गुलाब सिंह, लखनऊ से लियाकत अली। अब देखिए यहाँ पे लियाकत अली लखनऊ से नहीं थे, लियाकत अली इलाहाबाद से थे, और लखनऊ से कौन थे? तो बेगम हजरत महल, है ना, बेगम हजरत महल लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति। अतः ऑप्शन नंबर डी गलत है, और गलत ही हमें चुनने थे, अतः आंसर कौन हो जाएगा? डी, है ना। तो याद रखिएगा। अब देखिए 1857 की क्रांति में कौन कहां से नेतृत्व किया और कौन किससे लड़ा, है ना, अंग्रेजी प्रतिनिधित्व कौन था और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किनका था। यह क्वेश्चन यदि आपको याद है तो आप काफी आगे हैं लोगों से, नहीं तो आप याद कीजिए तो 4 पॉइंट आपको इस जगह पे मिले हैं। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है ना। तो यहाँ पे देखिए शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व आपका किससे? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इसका अंकन मिलता है कन्हेरी गुफा में। किसमें? कन्हेरी गुफा में यह मिलता है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है आपको, अजंता, एलोरा और एलिफेंटा के संदर्भ में इसमें काफी कंफ्यूजन होता है। तो अजंता गुफा ये सब महाराष्ट्र में आपके हैं, और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। किसमें? यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने के कारण से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अजंता की गुफा यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद एलिफेंटा की बात करें ना, तो एलिफेंटा बौद्ध एवं आपका किससे? हिंदू धर्म से संबंधित है। जबकि एलोरा, ल बराबर 3 ऐसा कुछ याद रखिएगा इसमें, है ना। तो एलोरा में क्या है आपका? तीनों धर्म, बौद्ध, हिंदू और जैन, यह तीनों से संबंधित है आपका एलोरा की गुफा। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, इस प्रकार से आप याद रखेंगे इन्हें।
आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना की गई? यह जो जातीय सरकार है, मिदनापुर जो है पश्चिम बंगाल के में जातीय सरकार की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के समय करी गई थी। कब? भारत छोड़ो आंदोलन के समय करी गई थी। शक्ति सावंत, सॉरी शक्ति सावंत नहीं, सतीश सावंत, है ना, सतीश सावंत के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सतीश सावंत के नेतृत्व में यह करी गई थी। तो वह कब चला होगा भाई? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला था। आगे जरा देखिए, भारतीय गौरव, गौरव बराबर यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह आपको पता भी होगा कि अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। भारतीय गौरव कहा यह जाएगा कि शुरुआती दौर में तो यहाँ केवल हिंदू ही रहा करते थे। उसके बाद विभिन्न प्रकार के धर्म इस जगह पे आए, या फिर सनातन धर्म इस मतलब विभिन्न रूपों में यह बना, वह अलग चीजें हैं। चलिए तो देखिए, भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यह किसके लिए? अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? हेमू को, जो कि 1556 में अकबर से लड़ते हुए क्या हुआ था? पराजित हुआ था, है ना, 1556 पानीपत के द्वितीय युद्ध में। तो भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य या अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? हेमू को कहा जाता है। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन सा है? अब देखिए, राज्य का सप्तांग सिद्धांत या सप्तांग सिद्धांत है क्या? पहली बात तो देखिए, कौटिल्य ने, कौटिल्य चाणक्य, आप समझ रहे होंगे उन्हें, जिन्होंने चाणक्य नीति दिया है, अर्थशास्त्र जिनकी पुस्तक है, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य ने क्या किया कि शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कहा कि जिस प्रकार से हमारे शरीर जो है, शरीर में विभिन्न 7 प्रमुख अंग है, जिसके माध्यम से हमारा शरीर है जो बेहतर ढंग से संचालित होता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यों के शासन को बेहतर तरीके से चलाने के लिए हमारे पास 7 अंग होने चाहिए, जिसमें, और उसकी तुलना हमारे शरीर के भी 7 अंगों से किया है उन्होंने, जिसमें जिनका यदि ऑप्शनल रहा होगा बीपीएससी यूपीएससी में या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहा होगा, तो उन्हें इसके संदर्भ में काफ़ी अच्छा पता होगा, जिसके अंतर्गत क्या है, सातों की हम बात करें तो क्या है, सबसे पहले आपका राजा हो जाएगा, है ना, राजा। उसके बाद है जो अमात्य अर्थात मंत्री होता है ना, राजा, अमात्य। उसके बाद है जो दोस्तों क्या होता है, जनपद, है ना, जनपद। यानी सीधा सीधा ऐसे हम बात करें सीधे तौर पे, हाँ, स्वामी, अमात्य। सुनिएगा ध्यान से, यह क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया है ना, शायद सेकंड या मतलब थर्ड शिफ्ट में कभी भी पूछा गया है। हमने इस क्वेश्चन को देखा था, लोगों ने बतलाया था जैसा कि, तो यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछने की संभावनाएं हैं, क्योंकि बिहार से संबंधित क्वेश्चन में कौटिल्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वामी अमात्य, है ना, उसके बाद जनपद, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग। हमने तो जब अपने ऑप्शनल की तैयारी करी थी तो यही हमने याद किया था सीक्वेंस, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, कोष दंड मित्र, है ना, कोष दंड, और लास्ट में है आपका मित्र। तो 7वां, 4 इधर हो गए, 3 इधर हो गए, तो 7वां कौन हो गया दोस्त? आपका मित्र होगा। अच्छा, यह भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन है जो कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, या कूट वाले प्रश्न है जो बनाए जा सकते हैं। तो इन 7 को याद रखिएगा, स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोष दंड मित्र। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन कहने का मतलब पंचायती राज जैसी व्यवस्था, नगर पालिका जैसी व्यवस्था, अर्थात क्या, सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात करी जाए तो यह है जो आपका इस चीज का जनक किसे कहा जाएगा, किसे कहा जाएगा? तो आपका कहा जाता है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर हम दोस्त बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासत के प्रति, है ना, अपनी नीति घोषित की थी? देखिए, भारतीय रियासत के प्रति अपना नीति बनाया, अपना कानून बनाया, अर्थात अपना संविधान बनाया। तो आपको पता होगा यह 1920 का था एक अधिवेशन, जिसका नाम है नागपुर अधिवेशन, यानी यह कांग्रेस का 36वां अधिवेशन था। और कांग्रेस ने अपने संविधान में क्या किया था? परिवर्तन किया था, और इसके तहत भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति बनाई थी। तो याद रखेंगे, नागपुर अधिवेशन 1920। आगे देखिए, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था? महबूब ए इलाही कहने का मतलब है ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का
प्रेमी यानी अल्लाह का जो प्रेमी है वह कौन सा सूफी संत कहलाता था? तो यह एक उदारवादी सूफी संत, उदारवादी प्रवृत्ति के सूफी संत कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता है। आगे जरा देखिए, कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का यूज किया गया, यानी स्वराज शब्द व्यक्त किया गया? तो यह है जो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में किया गया था। किसके द्वारा? आपको पता भी है, दादा भाई नेरोजी के द्वारा। दादा भाई नेरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज शब्द का यूज किया गया था, है ना। अब स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तो आपका 1895-96 में कहा जाए, किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे। तो वह बात अलग है, लेकिन यहाँ पे अधिवेशन की बात करें ना, तो याद रखिएगा कि स्वराज शब्द 1906 में किया गया था, कलकत्ता अधिवेशन। किसके द्वारा? तो दादा भाई नेरोजी के द्वारा। आगे जरा देखिए, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो देखिए, गुप्त काल में दो प्रमुख क्या हुए? औषधि विज्ञानी हुए, यानी डॉक्टर हुए कह सकेंगे उस समय के, यानी जो वैद्य कहा जाता था उस समय। एक तो चरक, जिनका पुस्तक है चरक संहिता, और एक हुए सुश्रुत, यानी सुश्रुत संहिता इन्होंने लिखा। और ये हड्डी वगैरह जोड़, और जो अभी देखते हैं प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि का जो प्रचलन है, यह सुश्रुत महोदय का ही देन है ना। सर्जरी का यह जनक कहे जाते हैं। कौन? सुश्रुत महोदय, यानी तोड़ जोड़ वाली काम, यानी टूटा हुआ चीजों को जोड़ने का काम, यह सुश्रुत महोदय का ही था। तो औषधि के क्षेत्र में, यानी इस जगह पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सुश्रुत, एक और याद रखिएगा चरक महोदय को गुप्त काल में। आगे देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो 1915 में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी, लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो कि पिछली वीडियो में भी हमने इसकी चर्चा किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या हो रहा था कि रॉलेट एक्ट आया था। बिना दलील, बिना वकील, मतलब बिना कुछ कहे सीधे लोगों को क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसके कारण से इसे काला कानून भी कहा गया है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, जब जलियांवाला बाग में लोग मीटिंग कर रहे थे, तो उसमें काफी लोगों को जनरल और डायर ने गोली मारने का क्या दे दिया था? आदेश दे दिया था। काफी लोग मारे गए थे, हजारों हजार लोग उस जगह पे मारे गए थे। इसी से व्यथित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्यागी, जबकि महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। आगे जरा देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपको पता होगा कि प्रथम महिला पूछा जा रहा है ना, तो यह कौन थी? 1917 में बनी थी, एनी बेसेंट, है ना। एनी बेसेंट है जो अध्यक्षता की थी। कब? 1917 में। 1917 में यह कलकत्ता का अधिवेशन था। जबकि एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो यह थी सरोजिनी नायडू। यह की थी 1925 में। कब की थी? 1925 में। यह कानपुर में की थी। तो प्रथम भारतीय महिला कहे सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला कहे तो एनी बेसेंट, है ना। कुल तीन महिलाओं ने कांग्रेस की अधिवेशन में अध्यक्षता की है। तो आपको तीसरा का नाम कमेंट में बतलाना है। इससे यह पता चलेगा दोस्तों कि आप कितने इन चीजों को आप अच्छे वे में ले रहे हैं या लाइट वे में ले रहे हैं। चलिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो देखिए, सुल्तान कहने से यही पता चल जाता है कि मध्यकालीन भारत की इतिहास के संदर्भ में यह क्वेश्चन है। और आधा राजस्व की नपाई का दावा करने वाला यह कौन था? इक्के अलाउद्दीन खिलजी, है ना। यानी 50% यहाँ पे कर लेने की बात है जो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए भी प्रसिद्ध है। उसके बाद है जो इल्तुतमिश जो है आपका तुर्क के चहलगामी का गठन करता है। और गठन करने के लिए इल्तुतमिश जाना जाता है, उसका दमन के लिए बलबन जाना जाता है। और रक्त एवं लौह की नीति कौन लाया था? आपका बलबन। सीजदा पाबोस प्रथा आपका लाने वाला कौन है? तो यह बलबन है ना। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और एमबीटी तो आपको पता है कि सांकेतिक सिक्का चलाने के लिए जाना जाता है ना। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में के संबंध में हुआ था? चलिए तो देखते हैं इसका ऑप्शन, और ऑप्शन के अनुसार हम आंसर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे स्वदेशी सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, बारदोली, या बैतिक बैतिक यानी बैतिक
सत्याग्रह। इस जगह पे देखिए हमारी लैंग्वेज थोड़ी सी आवाज़ फंस रही है ना, इस जगह पे प्रोनाउंसिएशन में, खैर कोई नहीं। हाँ, तो इस जगह पे देखिए कि जलियांवाला बाग नरसंहार कौन से गांधीवादी सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ था, तो यह कौन था, रॉलेट एक्ट, जिसके तहत किसी को भी गिरफ्तार ऐसे ही कर लिया जाता था। तो इसी के लिए, इसी के विरोध में क्या किया गया था, आपका जलियांवाला बाग नरसंहार को इसी का विरोध किया जा रहा था, जिसके कारण से उसे अंजाम दिया गया था और जनरल ओडायर के आदेश पर कई लोग हैं जो मारे गए थे। चलिए आगे देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों को आकर्षक द्वार को हम क्या कहते हैं। तो देखिए भारत में हम मंदिर के हिसाब से चले तो 3 प्रकार की इसकी शैली भी हमें देखने को मिलती है, जिसमें उत्तर भारत तो नागर शैली, दक्षिण भारत तो है द्रविड़ शैली, और बीच में जो होता है जो आपकी विंध्य की पहाड़ी है, और साथ में हम बात करें इधर कृष्णा नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा इधर वाला और विंध्य की पहाड़ी, इनके बीच की जो शैली है उसे बेसर शैली कहा जाता है। हाँ, तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है याद रखेंगे क्या, कि दक्षिण भारत के मंदिर को आकर्षक द्वार को हम क्या कहते हैं, गोपुरम, गोपुरम इसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। तो देखिए सिंध को सबसे पहले तो इन्हीं चीज़ों को मिला दिया था, और अवध हो गया कुशासन का आरोप लगा करके 1856 में मिलाएगा, 1848 में सतारा को मिला लेगा। तो इस प्रकार से इन तीनों क्षेत्रों को यह क्या कर लिया जाता है, अंग्रेजों के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसे बोला जाता है, व्यपगत का सिद्धांत या फिर राज हड़प नीति, जो कि डलहौजी का था, इसके तहत सिंध आपका हो गया, बरार हो गया, अवध हो गया, सतारा, इन सभी क्षेत्रों को क्या कर लिया जाता है, मिला लिया जाता है, जबकि ग्वालियर है जो नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की है। तो यहाँ पे की थी, तो कौन सा अधिवेशन है, 1924 का कौन सा अधिवेशन था, बेलगांव, है ना, बेलगांव। आगे जरा देखिए, तो स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, कौन सी आंदोलन के असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई, तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में। और आपको पता होगा कि उस समय 1920 से 22 तक चला था असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के कारण से रोक दिया गया था। तो इसी के यह असफल हो गई थी, और उसके बाद है जो स्वराज दल की स्थापना की गई थी, अतः आंसर इसका ये हो जाएगा। आगे देखिए, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया, तो हुन को पराजित करने वाला गुप्त सम्राट कौन था, यह क्वेश्चन आपसे पूछी गई है। तो 455 ईस्वी में हुन सम्राट, सॉरी, हुनों का आक्रमण गुप्तों पे होता है, गुप्त वाले यानी भारत पे आक्रमण होता है, तो उसको, उस मोर्चे को संभालता है कौन, स्कंदगुप्त, 455 ईस्वी में। आगे देखिए, वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ वह कौन था, तो यह आपका हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, या तो आपका कौन हो जाएगा दोस्तों, औरंगजेब होगा। औरंगजेब की हम बात करें तो यह जब गद्दी पर वह बैठा था तो उस समय एक तो करवाया था, और दूसरा जो है, दूसरा यह देवराय का युद्ध जीता था, तो उसके बाद यानी 1658, और उसके बाद है जो आपका 1659, यह 2 बार है जो राज्याभिषेक करवाएगा। आगे जरा देखते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा स्वबासन, देखिए यहाँ शब्द देखिएगा, स्वबासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। स्वबासन कहने का मतलब क्या है, स्व मतलब खुद, अपने आप से, और बासन यानी बसने, संरक्षण रणनीति का उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी खुद जो अपने आप उत्पन्न हो जाए, इसकी बात कही जा रही है। अब देखिए यहाँ पे जैवमंडल, बायोस्फीयर की बात कही जा रही है, वनस्पति बाग की बात कही जा रही है, राष्ट्रीय उद्यान, पवित्र उपवन। अब देखिए, तो इसके अंतर्गत जैव मंडल यह प्राकृतिक रूप से जनरली होते, और राष्ट्रीय उद्यान जिससे वह मतलब जैव मंडल जो सरकार के अंडरटेकिंग में होता है, तो राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। पवित्र उपवन, उपवन कहने का मतलब वाटिका ही है। तो ये सभी के सभी जनरली यह प्राकृतिक नजर आ रहे हैं, जबकि वनस्पतिक जो हैं यह आर्टिफिशियल रूप से डेवलप किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वनस्पति बाग सबसे उचित आंसर इस जगह पे है दोस्तों। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्यों में सड़क की लंबाई में प्रथम पायदान पे है। तो सड़क की लंबाई में हम बात करें तो भारत में सबसे टॉप पे है आपका महाराष्ट्र, और दूसरे नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश, है ना। और महाराष्ट्र में हम बात करें दोस्तों तो लगभग 6 लाख किलोमीटर, कितना, 6 लाख किलोमीटर में यानी इसकी सड़कें है जो क्या फैली हुई है। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ गए, निम्नलिखित में कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। तो देखिए, लॉरेंज जो वक्र है यह आय की विषमता को यह मापता है, अर्थात जो इनकम की जो मीन्स वेरिएबिलिटी है उस चीज को यह मापने का कार्य करता है। तो अशिक्षा, बेरोजगारी यह तो है ही नहीं, है ना।
देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ऑप्शन आय की विषमता, हाँ चलिए, तो यह जनसंख्या वृद्धि दर यह भी नहीं है ना। आय की विषमता को यह मापने का कार्य कौन करता है? लॉरेंज वक्र, सीधा आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ दर्रा और राज से संबंधित क्वेश्चन है, इसमें भी काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो यह टॉपिक भी आपको क्लियर करने चाहिए। जितना दर्रा है उसे आप एकदम कंठस्थ याद रखिए, क्योंकि यह समझने का यहाँ पे कुछ स्कोप नहीं है, यहाँ पे आपको याद ही रहेगा, वह टू द पॉइंट जो याद रहेगा वही निकल जाता है ना। कि सिपकिल्ला दर्रा, तो यह यहाँ पे है बोमडिल्ला दर्रा, नाथुला दर्रा सिक्किम में, इस प्रकार की चीजें चलती है। तो सिपकिल्ला आपका हिमाचल प्रदेश, बोमडिल्ला अरुणाचल हो गया, नाथुला सिक्किम में हो गया जो कि मेघालय दिया हुआ है, यही आपका गलत है। जोजिला जैसे जोजिला जैसे जम्मू कश्मीर, इस प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मेघालय नहीं सिक्किम, यानी आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे भी मिलाने हैं हमें, अब मिलाने हैं, और एक तरफ देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन को देखने से पता यह चल रहा है कि यह क्षेत्र है, और यहाँ स्थानांतरी, तो स्थानांतरी यहाँ पे क्या होंगे? कृषि के संदर्भ में बातें कही गई है, जिसमें हम बात करें कि पश्चिमी घाट है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, उत्तरी पूर्वी भारत है, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ है। तो इस जगह पे जनजाति रहा करते हैं, और क्या किया करते हैं? उन लोग स्थानांतरी कृषि किया करते हैं, है ना, स्थानांतरण कर कर करके कृषि किया करते हैं, यानी वन को उनके द्वारा हटा लिया जाता है। उसके बाद है जो वहाँ पे उपजाया जाता है, उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है, फिर अपना जगह चेंज कर लेते हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है, जिसमें हम बात करें तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में उसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? कुमारी के नाम से जाना जाता है। जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में उसे बालतरे के नाम से जाना जाता है। और आपने झूम फार्मिंग के बारे में पढ़ा होगा, हमने क्लास 4 में पढ़ा था, इसके लिए हम मार भी खाए थे दोस्तों कि व्हाट इज झूम फार्मिंग, है ना। हाँ, तो उत्तर पूर्वी भारत में यह झूम कल्टीवेशन होता है, यानी झूम फार्मिंग हुआ करता है। जबकि मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में से डाहिया के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यदि झूम भी यदि आपके पास है तो कूट वाले प्रश्न को आप कर सकते थे कि सी का 3 नंबर है और एक ही ऑप्शन में है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो थोड़ी सी क्वेश्चन मीन्स हमें झूम कल्टीवेशन केवल याद थे, उसके बाद है जो इन चीज़ों को हमने देखा तब मैंने याद किया कि यहाँ पश्चिमी घाट, तो यहाँ कुमारी है। फिर उसी प्रकार से क्या मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ तो डाहिया है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान बालतरे है, उत्तर पूर्वी भारत में झूम कल्टीवेशन होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि सर्वाधिक है? यह तो आपका कौन होगा? उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक नलकूप से सिंचाई जो होता है वह उत्तर प्रदेश में होता है। आगे जरा देखिए, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है, पश्चिम तट का बोला जा रहा है। तो देखिए इस जगह पे, यहाँ पे यह भारत का नीचे वाला हमने छोर बना लिया है, यानी दक्षिण भारत, है ना। तो पश्चिम तट, यही वाला पश्चिम तट होगा जो कि समुद्र से लगता है। और उसके सबसे उत्तरी भाग को, यानी यहाँ पे इस वाले भाग को कौन से तट के नाम से जाना जाता है? यह क्वेश्चन हमसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो यह कौन सा तट होगा? तो इधर आपका कौन, यह क्षेत्र महाराष्ट्र पड़ता है, इधर गोवा पड़ता है, तो महाराष्ट्र और गोवा वाले क्षेत्र ही हैं सबसे उत्तरी तट, जो कि कोंकण तट के नाम से जाने जाते हैं। किसके तट से? कोंकण तट के नाम से जाने जाते हैं। जबकि केरल वाला क्षेत्र है जो मालाबार कहलाता है, कोरोमंडल जो है आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो जाएगा, और हम बात करें फिर उधर एक उत्तरी सरकार है जो उड़ीसा वाला हो जाता है ना। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, तो यहाँ बांध है और नदियां हैं। यह भी मेरे लिए नया क्वेश्चन था दोस्तों, हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे इसके संदर्भ में, लेकिन यह नया है, याद ना भी होता है, तो इसके लिए 2-4 क्वेश्चन आपको अल्टर टाइप के मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे जरा देखिए, इस जगह पे कौन सा मतलब क्या करना है? इस जगह पे बांध है और नदी है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यह हमें पता करने हैं। चलिए तो हम 46 नंबर क्वेश्चन को, यानी 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यह ग्रैंड कुल्ली बांध, यह कोलंबिया नदी पर है। आप सीधा याद रख सकेंगे, इसमें कोई है जो कंसेप्चुअल यह क्वेश्चन नहीं है। हुबर यह जो टेनेसी नदी है, टेनेसी नदी पे 2-3 नाम हमने देखा, जैसे हीलर हो गया, विल्सन हो गया, ये सभी बांध है जो टेनेसी पे पाए जाते हैं, हुबर नहीं है। जबकि बक्स नदी पे नूरेक है, जाम्बेजी पे काहोरा या कोबरा या काबोरा है इस जगह पे। तो इन्हें आप याद ना भी रखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे जरा देखिए, तो भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि है? तो अभी बताया था कि नलकूप से कहाँ सबसे अधिक सिंचाई, वही वाला राज्य में होगा दोस्त। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने की क्या होती है? खेती हुआ करती है। और दूसरे नंबर पर कहे तो महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र।
क्वेश्चन नंबर हम 47 की ओर हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है ना? तो यह आप, यदि आपके पास क्या है, मैप है, कौन सा, वर्ल्ड का मैप है, आप देखिए सीधा कनाडा को, है ना, कनाडा आपको नजर आएगा कि अटलांटिक ओशन से भी लगता है और पैसिफिक ओशन से भी लगता है, आर्कटिक ओशन से भी इसका क्षेत्र लग जाता है। तो सर्वाधिक समुद्र तट जो है आपका कनाडा की है। जबकि दूसरे नंबर पे आप ऑस्ट्रेलिया को देखिए, चारों तरफ से यह घिरा हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया है। जबकि ब्राजील आप देखेंगे साउथ अमेरिका वाले में, तो यह आपका तीसरे नंबर पे ब्राजील आ जाता है। और ऑप्शन के हिसाब से फिर चौथे नंबर पे आपका, इसके हिसाब से क्रम की हम बात करें तो चौथे नंबर पे भारत हो जाएगा, है ना। चलिए, तो एक क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए मैं छोड़ रहा कि भारत की जो समुद्री तट की लंबाई है वह कितनी है, आप हमें कमेंट कर करके बतलाएंगे। देखता हूँ आप थोड़ी सी टाइम निकाल पाते हैं कि नहीं। जब मैं 4 घंटे 5 घंटे कर करके इसमें वीडियो बना सकता, तो आप तो इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं खुद के लिए, वो अभी, है ना। अब जरा देखिए, इधर क्रांति दिए गए हैं और ये किससे संबंधित है, यह बातें आपसे पूछी गई है। तो क्वेश्चन काफी आसान है ना, प्रचलित क्वेश्चन है। तो खाद्य उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति, ठीक है। उसके बाद है जो दुग्ध उत्पादन में आपका कौन सी क्रांति है, तो दुग्ध उत्पादन में आपका श्वेत क्रांति, दूध श्वेत ही तो होता है भाई। मत्स्य नीली क्रांति, और उर्वरक है जो भूरी क्रांति। इस प्रकार से हम ऑप्शन की बात करें तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 आप ऑप्शन देख लीजिए, 1 3 2 4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए, रावी, ब्यास, चिनाब, इन सब का भारत में ही आपका हिमाचल वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। जबकि सतलज, सिंधु और एक ब्रह्मपुत्रा, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियों का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत के मानसरोवर झील के राकसताल में है। कहा हमने बोला, राकसताल जगह है तिब्बत में, और तिब्बत तो अभी चीन के कब्जे में भाई, जो कि भारत से बाहर ही है। अतः आंसर आपका क्या हो जाएगा, सतलज, है ना, सतलज। फिर आपका कौन, ब्रह्मपुत्रा, और कौन, सिंधु, इनका है जो उद्गम स्थल भारत के कहाँ है, बाहर है। आगे देखिए, इस जगह पे खनन क्षेत्र एवं खनिज को आपको क्या करने हैं, मिलाने हैं। एक दो आपको पहले से पता होगा, जिसके अंतर्गत इसमें जादूगढ़ आपको पता है यूरेनियम से, और जवार की खान सीसा से। इस प्रकार से 2 आंसर तो आप ऐसे ही आपने कर लिया भाई, है ना। तो कहने का मतलब सी का 2 और डी का 1, सी का 2 और डी का 1, जो कि ऑप्शन 1 में ही है। चलिए, तो आंसर तो हम लोगों ने कर लिया ऐसे, हाँ। लेकिन अब देखिए, गुरु महिसानी, गुरु महिशानी, यह गुरु महिसानी जो है यह आपका किससे संबंधित है, तो लौह अयस्क से संबंधित है। किससे? और तालचर, तालचर जो है यह किसके लिए आपका हो जाएगा, तालचर कोयला के लिए हो जाएगा, और जादूगोड़ा किसके लिए, यूरेनियम, और जवार की खान आपका सीसा के लिए, ठीक है। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। आगे जरा देखिए, भारत में धारणीय विकास, है ना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे कही जा रही है। सस्टेनेबल मतलब क्या, सस्टेन इज इक्वल टू, इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा यदि आप एसएससी वगैरह की तैयारी करते हो, तो सस्टेन इज इक्वल टू होता है दोस्त मेंटेन, यानी किसी चीज को मेंटेन रखना, यूज भी कीजिए और मेंटेन भी रखिए, है ना। ऐसा नहीं कि केवल यूज कर लिए और उस चीज को खत्म कर लिए। तो यहाँ पे संसाधन की बात है, हम लोग क्या कर रहे हैं, संसाधन को यूज कर करके नष्ट करते चले जा रहे हैं, है ना, उसको मेंटेन करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लिए कहा गया है कि विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे रिन्यूएबल टाइप का, है ना, रिन्यूएबल कहने का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसे नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका बार बार यूज किया जा सके। इसके अंतर्गत कौन हो जाएगा, कोयला, या तो होगा ही नहीं, खनिज तेल होगा नहीं, है ना। हाँ, कौन हो जाएगा, जल विद्युत और परमाणु ऊर्जा भी, परमाणु ऊर्जा भी इस जगह पे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे परमाणु ऊर्जा थोड़ा खर्चीला भी है, साथ में उतना विकास हमारे यहाँ पे नहीं हो पाया है। तो भारत के हिसाब से पूछा जा रहा है तो यह सबसे बेहतर अभी हो जाएगा क्या, जल विद्युत, जल विद्युत। पानी भी काफी है हमारे यहाँ जल विद्युत के उत्पादन के लिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सा रिफ्ट घाटी से होकर करके बहती है। रिफ्ट घाटी कहने का मतलब है आपको क्या, पहाड़ियों के बीच से, 2 पहाड़ों के बीच से गुजरे, और 2 पहाड़ के बीच से गुजरती है कौन, यह सब तो प्लेन में आपको मिलेगी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और कृष्णा, ये सब हैं जो प्लेन में बहने वाली नदियां हैं। जबकि हम बात करें नर्मदा, यह नर्मदा यदि आपके पास मैप हो, है ना, इंडिया वाला मैप हो, और उसमें यह जियोग्राफिकल मैप हो, तो आप उसे देखिए या वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए जियोग्राफिकल मैप। आपको एक चीज पता चलेगा और सब दिन के लिए चीजें याद हो जाएगी कि बिंद और सतपुड़ा के बीच, कौन सी, बिंद और सतपुड़ा के बीच, बीच में आप देखेंगे
मैं इसे क्लियर कर दूं, हाँ बीच में, तो आप बिंद और सतपुड़ा देखेंगे और इसके बीच से निकलेगी अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन नदी? नर्मदा नदी, जो कि कौन सी खाड़ी में गिरेगी? तो यह बंगाल की खाड़ी में न गिर करके यह अरेबियन सी में गिरती है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन ऐसी दो नदी हैं जो कि रिफ्ट वैली से होकर करके ऐसे गुजरती तो है लेकिन यह अरेबियन सी में गिरती है। तो एक नर्मदा है और एक कौन हो गई? ताप्ती हो गई, है ना, जिसमें नर्मदा रिफ्ट घाटी किसके किसके बीच, किसके बिंद और सतपुड़ा के बीच से यह बहा करती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है उत्तर पूर्वी मानसून। अब देखिए हमारे यहाँ जो अधिकांश वर्षा होता है वह कौन सी? उत्तर पश्चिम मानसून से होता है ना, यानी इधर से जाएं तो साउथ और इधर से आए तो वेस्ट, और इससे केरल वाली तट पे काफी अधिक वर्षा होता है। क्या बोला? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून से हमारे यहाँ बारिश होता है। लेकिन जो बारिश लौटती है ना, वह कहाँ? यह क्षेत्र, और यह क्षेत्र आपका कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु वाले तटों पे पड़ता है। अतः यानी लौटती हुई मानसून को ही हम उत्तर पूर्वी मानसून के नाम से मुख्यतः हमारे यहाँ जाना जाता है, जो कि तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा कराता है। आगे देखिए यहाँ पे भी सुमेलित करना है, जिसके अंतर्गत है बादाम पहाड़, कोडरमा, मुशावानी और रवा। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बादाम पहाड़ जो है यह आपका लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा आपको पता भी होगा, है ना, यह झारखंड में पड़ता है, अब्रक के लिए प्रसिद्ध है। और मुशावानी जो है आपका तांबा के लिए, जबकि रवा जो है आपका, रवा जो है खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से हम आंसर करें इसका तो 2 4 1 1 3, 2 4 1 3, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा? डी हो जाएगा। चलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन से ग्रह को कहा जाता है? तो पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? वेनस अर्थात शुक्र को कहा जाता है। जबकि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आपका बुध है। और प्लूटो तो ग्रह की श्रेणी से ही हटा दिया गया है, और मंगल ग्रह आपको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे चमकीला तारा के रूप में शुक्र ग्रह को जाना जाता है। आगे जरा देखें, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सा उप नदी है ना? अब देखिए नदी में नदी मिल जाए, है ना। अब इस प्रकार से देखिए, यहाँ से गंगा है, हमने बनाया है, इधर से आपकी एक नदी मिलती है सोन, और सोन में झारखंड में एक नदी मिलती है जिसका नाम है क्या? उत्तरी कोयल नदी। तो उत्तरी कोयल नदी है जो सोन में मिलती है, और सोन जो है गंगा में मिलती है। तो गंगा की सहायक नदी कौन हो गई? गंगा की सहायक नदी हो गई सोन, और सोन की सहायक नदी, यानी नदी है तो नदी में नदी मिले तो वह आपका सहायक हो गया। और उसमें भी यदि आप अंदर चले जाएं तो उसे उप नदी के नाम से हम जान जाते हैं। तो यह क्या हो जाता है? क्या कहलाएगा इस जगह पे? उत्तरी कोयल नदी है, जो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएंगे। यानी किस प्रकार से हमने बोला कि गंगा है, गंगा की सहायक नदी सोन है, और सोन की सहायक नदी है उत्तरी कोयल। तो यहाँ पे उत्तरी कोयल जो है उप नदी के नाम से जानी जाएगी। आगे जरा देखिए, और एक चीज और याद रखिएगा, उत्तरी कोयल जो है, इस पे एक कोयल विद्युत परियोजना भी इसी जगह पे आपका बनाया भी गया है। और एक एक अभ्यारण्य है, कहाँ का? हाँ, झारखंड का एक अभ्यारण्य है, इसे याद रखिए, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, है ना, राष्ट्रीय उद्यान। मात्र एक झारखंड का अभ्यारण्य है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, आपसे पूछा जा सकता है। आगे जरा देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व को के निम्न और देशों में कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादक आपका कौन है? सऊदी अरब है, सऊदी अरब है। आगे जरा देखिए, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? इसके लिए आपको आर्टिकल 81 में इस बात की चर्चा की गई है कि लोकसभा का संरचना क्या होगा, और इसके अंतर्गत बताया गया है कि सर्वाधिक सीटों की संख्या केंद्र शासित प्रदेश में 20 होगी, और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे की हम बात करें तो भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो देखिए संशोधन है जो किस प्रकार से करेगी, चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करने का प्रयास करते हैं। तो साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, यानी 2/3 बहुमत के द्वारा, 3/4, या फिर 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो देखिए यह है जो भाषा की बात हम करें तो यह विशेष बहुमत द्वारा होता है, और विशेष बहुमत हम 2/3 बहुमत को हम किससे, यानी इस जगह पे हम बात करेंगे कि विशेष बहुमत के अंतर्गत यह आ जाएगा आपका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं।
अच्छा सॉरी, 2/3 को हम विशेष बहुमत नहीं ऐसे कहेंगे। साधारण बहुमत क्या होता है कि उपस्थित सदस्य का, है ना, ऐसा समझिए इस चीज को। साधारण बहुमत क्या होता है कि उपस्थित जितने भी सदस्य हैं सदन में अभी, है ना, तो उसका 50% प्लस वन, 50% प्लस वन हो गए तो यह साधारण बहुमत हो गया। अच्छा, अब क्या होता है कि विशेष बहुमत में क्या होता है कि जितने भी सदस्य हैं संसद के, उसका कितना 50% प्लस वन। एक देखिए उपस्थित सदस्य का क्या है 50% प्लस वन, तो वह साधारण बहुमत। कुल सदस्य का 50% प्लस वन का है तो वह आपका विशेष बहुमत के अंतर्गत आ जाता है ना। और वहां पे उपस्थित सदस्य का 2/3 बहुमत द्वारा यदि पारित करवाया जाता है तो यह है जो आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद के द्वारा संशोधन हो सकता है। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत वो बंद करने के लिए अधिकृत है। तो पंचायत की संरचना के संदर्भ में हम बात करें तो इसके लिए राज्य का विधानमंडल होगा, है ना। यह वह चाहेगा तो अपना लागू कर सकेगा, क्योंकि यह भाग ऐसे 4 का पार्ट था भाई, अनुच्छेद आपका कितना 40 का यह पार्ट था। यह राज्य के विधानमंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा राज्य है जो किस प्रकार की इस अपनी भौगोलिक परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपना क्या पंचायती राज का संरचना रख सकेगा। लेकिन अधिकांश जगह कितने हैं तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। आगे देखिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपको पता भी होगा। 11वीं अनुसूची आपका पंचायती राज से संबंधित है, और 12वीं कहते तो आपका नगर पालिका से संबंधित है, जो कि 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। आगे जरा देखिए, कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष है। तो प्रथम अध्यक्ष कहे तो जीवी मालगांवकर, जबकि जबकि संगमा, पीएस संगमा जो है यह प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष से, अतः आंसर क्या हो गया डी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो देखिए, पंचायती राज संस्था संबंधित सबसे पहली समिति बलवंत राय मेहता समिति 1957 आई थी, जो त्रिस्तरीय सरकार की गठन की बात करती है। अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय, है ना, जो कि 1977 में अपना विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था, यानी इसका गठन हुआ था 1977 में। और एल.एम. सिंघवी समिति, इसका गठन है जो 1986-87 में यह हुआ था। तो यह तीनों के तीनों आपके पंचायती राज व्यवस्था से यह संबंधित है, जबकि पी.वी.एन. राव समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है। आगे जरा हम बात करते हैं, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया। तो देखिए, पहले जो हमारे यहाँ क्या था, 1989 के पहले, कब के पहले 1989 के पहले 21 वर्ष की उम्र में मताधिकार प्राप्त था, है ना। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा इसे आयु को घटा कर करके 18 वर्ष कर दी गई। याद रखेंगे, संविधान संशोधन भी 21 से 18 की गई, और कब 1989 में। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है ना, यानी पद से मुक्त कराने की बात यहाँ पे करी गई है। तो यह है जो आपका अनुच्छेद कितना हो गया 74 मंत्री परिषद है ना। और उसके बाद है जो हम बात करें अनुच्छेद 75, 72 और 70, यह आपको पता भी होगा इसके संदर्भ में कि 75 जो है मंत्री परिषद की मंत्री परिषद का है, तो ये आपका 74, जबकि मंत्री की जो नियुक्ति की बात है ना, विभिन्न मंत्री, तो ये आपका 75 हो जाएगा। उसके बाद है जो हम बात करें इस जगह पे अनुच्छेद 70, तो 70 के तहत क्या है कि राष्ट्रपति यदि कहीं गए हुए हैं तो उनके स्थान पे कौन कार्य करेगा, आपका उपराष्ट्रपति का जो कार्य होगा, यानी राष्ट्रपति का जो कार्य होगा उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा, या 70 में है। अनुच्छेद 72 की बात करें तो आपको पता भी होगा कि इसमें क्षमादान की बातें कही गई है। राष्ट्रपति का यह क्या है, एक विशेषाधिकार है, जिसके तहत आपका दंडादेश, निलंबन, परिहार के तहत क्या करते हैं, क्षमा यह कर सकते हैं किसी को। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। पोस्टमार्टम देखते होंगे, बॉडी का चीरफाड़ होता है ना, तो यह कौन सा होगा। तो आपको पता है संवैधानिक उपचार की संख्या 5 है, जिसके अंतर्गत कौन कौन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। तो अधिकार परीक्षा को कहा जाता है। हमने आगे भी आपको पिछली वीडियो में भी बोला था कि पांचों आप रीट याद रखिए और उनका संदर्भ याद रखिए, है ना। यदि हम यहाँ पे समझाएंगे भी इन चारों को तो आपको पॉइंट क्लियर नहीं होगा जब तक याद आपको नहीं होगा। याद रहेगा तो पॉइंट क्लियर करने में हमें सहायता मिलेगी। चलिए, तो आगे फिर आएगा कहीं तो इनकी हम चर्चा ऐसे करेंगे, तो आप तब तक याद रखेंगे इन्हें।
चलिए 67 नंबर की हम बात करते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है? केंद्रीय शासन कहने का मतलब यहाँ संघीय शासन व्यवस्था की बात कही गई है, और इसके लिए कौन सा व्यवस्था है जो सही नहीं है ना? त्वरित निर्णय, यानी एकदम काफी मतलब फ्रीक्वेंट किसी कोई डिसीजन हो जाएगा। लचीलापन, बड़े शहरों के लिए आदर्श, और कानून की एकरूपता, है ना? कानून की एकरूपता। अब देखिए कानून की एकरूपता इस जगह पे बात कही गई तो सभी स्टेट के लिए कानून सेम होने चाहिए, है ना? लचीलापन तो होना ही चाहिए, त्वरित निर्णय होना ही चाहिए, लेकिन यह बड़े देशों के लिए यह आदर्श नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, विविधता होती है ना? कौन से स्टेट की भौगोलिक परिस्थिति क्या है, सांस्कृतिक परिस्थिति क्या है ना? कोई स्टेट काफी आगे बढ़ा हुआ होता है, कोई प्राकृतिक आपदा के कारण से पिछड़ा हुआ होता है, तो इसके लिए नियम कानून, कानून का तो एक रूपता हो, लेकिन उसमें क्या लचीलापन हो। और हमारा संविधान है जो आपका लचीलापन है भी, तो यह है जो बड़े देशों के लिए यह केंद्रीय शासन व्यवस्था यह आदर्श के रूप में सही नहीं बैठता है। इसमें विभिन्न प्रकार की परिवर्तन हमें लाने पड़ते हैं। आगे जरा देखिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो आपको पता होगा कि लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए मिनिमम कितनी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। लेकिन यही पंचायत चुनाव, मुखिया वगैरह का चुनाव लड़ना हो तो 21 वर्ष में ही लड़ सकते हैं, है ना? अच्छा, राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पे 30 वर्ष, और आपको यदि क्या बनना हो, क्या हम बात करें, राज्यसभा का सदस्य या फिर विधान परिषद का, तो 30 हो ही गया, और 35 हो जाएगा राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। जबकि यही कह दे किसका, यह कह दे आपको लोकपाल के लिए, तो लोकपाल के लिए मिनिमम आपका कितना है, 45 वर्ष है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो उनकी तो 65 वर्ष है भाई, है ना? कितनी वर्ष? 65 वर्ष है। और इस बात की चर्चा कहाँ मिलेगी आपको? अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 में, जो कि 124 में ही आपको मिल जाएंगे, उसे आप देख सकते हैं जाकर करके। जबकि यही हाईकोर्ट पूछता तो आपका कितना हो जाता? 62। आगे देखिए, भारत में ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक यानी प्रखंड स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो वह क्या करती है कि जो भी योजनाएं ऊपर से आती है उनका क्रियान्वयन करना इसका कार्य है। साथ ही क्या गांव में होने चाहिए, क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, इन सब का सर्वेक्षण एवं पर्यवेक्षण करने का कार्य और यहाँ से डाटा भेजने का कार्य ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति का यह कार्य होता है। अतः यह समन्वय के साथ साथ यह पर्यवेक्षी प्राधिकारी के रूप में यह कार्य करता है। आगे जरा देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, देखिए पिछली वीडियो को आपने देखा होगा, इसका आंसर आप सही करेंगे या चाहे आपको याद होगा, है ना? प्रस्तावना यदि आपने पढ़ रखा होगा तो उसमें क्या था, पंथ निरपेक्ष और समाजवादी शब्द के साथ साथ अखंडता जोड़ा गया था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, अतः आंसर ये हो जाएंगे। आगे देखिए, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है? तो जब संवैधानिक सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, कोई बाह्य आक्रमण होता है, तो ऐसी अवस्था में अनुच्छेद 352 के तहत क्या लगाई जाती है? आपको राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपात लगाई जाती है। जबकि राष्ट्रपति शासन आपका अनुच्छेद 356 संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर। आगे जरा देखिए, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो देखिए, मौलिक अधिकार की रक्षा है जो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत होती है, और अनुच्छेद 226 जिसमें अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को यह अधिकार दिया गया है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण करें। अतः यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ यहाँ पे हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय भी आंसर इसके आएंगे, अंततः डी आंसर होगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राजकोषीय संबंधों के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, राजकोष से संबंधित है तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? वित्त आयोग हो जाएगा, जो कि वित्त आयोग अनुच्छेद कितना में है आपका? वित्त आयोग अनुच्छेद 200 आपका कितना में हो जाएगा? 80 में हो जाएगा। याद रखेंगे 280, यह पूछा हुआ बीपीएससी 64वीं पीटी का यह क्वेश्चन है, यानी अनुच्छेद पूछा था उसमें। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो यह कौन सा संविधान संशोधन था? यह आपका 73वां था। जबकि यही नगर पालिका की बात करें तो यह कौन सा हो जाएगा? आपका 74वां हो जाएगा। अब पीडीएफ थोड़ी सी यहाँ पे क्लियर नहीं है, 2-4 क्वेश्चन, तो इसके लिए थोड़ा एडजस्ट आप करेंगे, है ना? भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों किसमें निहित होता है? तो आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 53 यदि पढ़ा होगा कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अतः केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। आगे देखिए,
संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का यूज एक ही बार हुआ है, वह कहाँ होगा? तो अभी हमने पढ़ा था मंत्रिमंडल कहाँ, अनुच्छेद 74 में। 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। चलिए, तो आप एक करंट का क्वेश्चन बताइए कि अभी भारत के महान्यायवादी कौन हैं। आगे बढ़ते हैं हम। स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई। तो देखिए, स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी आपको कब? 2010 में। कब की गई थी? 2010 में स्वावलंबन योजना प्रारंभ करी गई थी। और इसके तहत क्या था? सॉरी, स्वावलंबन योजना नहीं, हाँ, यह 2000 आपका स्वावलंबन योजना, एक मिनट, स्वावलंबन, हाँ ठीक है, स्वावलंबन योजना आपका 2010 में ही प्रारंभ की गई थी और इसी का नया स्वरूप 2015 में बदल दिया गया और इसे कह दिया गया अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना इसका नाम दे दिया गया है ना। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना किसका मतलब एक नया स्वरूप है? तो स्वावलंबन योजना, जिसकी शुरुआत 2010 में करी गई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी के नाम से जाना जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मूल्य के निर्धारण संबंधित संतुष्टि करता है? यह कौन करेगा? आपका कृषि लागत एवं कीमत आयोग के द्वारा यह किया जाता है, कीमत का निर्धारण कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितने मिलने चाहिए। इसके लिए हाल फिलहाल में हरियाणा और पंजाब वाले क्षेत्रों में किसानों का आंदोलन भी देखने को मिला है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन स्वयं सहायता समूह एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेज कार्यक्रम को क्रियान्वित नहीं करता है? तो कौन करता है? तो यह आपका कौन करेगा? ये सभी व्यापारिक बैंक, सहकारिता जो होंगे, कोऑपरेटिव, ये सब करते हैं। जबकि नाबार्ड का जो काम है, नाबार्ड का जो काम है वह क्या करता है? आपका एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट से यह संबंधित है, उनको वह डायरेक्ट फाइनेंस करता है। जबकि नाबार्ड है जो एसएचजी ग्रुप को यह फाइनेंस नहीं करता है। और नाबार्ड की स्थापना याद रखेंगे कितनी? 1982 में हुई थी। आगे जरा देखते हैं, एक त्वरित अब स्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, थोड़ा सी अटपटा टाइप का यह क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको लग रहा होगा, जैसा कि मैं भी खुद महसूस कर रहा हूं कि अटपटा टाइप का क्वेश्चन है। अब देखिए, त्वरित कहने का मतलब क्या होता है? जल्द। अब स्थापना विकास कोष के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे त्वरित मतलब क्या होता है? जल्द। तो यहाँ बेसिक नीड के संदर्भ में यहाँ पे हम यदि क्वेश्चन को देखें तो देखिए, जल आपूर्ति, साथ निश्चय से भी आप रिलेट करके देख सकते हैं। जल आपूर्ति, सड़क से जोड़ा गया, विद्युत जोड़ा गया। हाँ, उद्योग जो है इसके लिए थोड़ी हमें टाइम की जरूरत होती है, यह त्वरित नहीं किया जा सकता है। अतः इसमें त्वरित के अंतर्गत है जो ग्राम उद्योग यानी ग्रामीण उद्योग है, जो सम्मिलित नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 82 की हम बात करें भाइयों, तो निम्न में से किस वर्ष असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था? तो देखिए, असंगठित श्रमिक है ना, असंगठित श्रमिक के लिए आपका जो सुरक्षा अधिनियम आया था, यह कब आया था? 2008 में आया था, है ना। इसके तहत जितने भी सरकारी जो योजना है उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए असंगठित मजदूरों को उसका सही और समुचित लाभ मिले, इसके लिए 2008 में यह कानून आया था। आगे जरा देखिए, थोड़ी सी आपको धुंधली टाइप की दिखाई दे रही होगी, खैर कोई नहीं, है ना। गिल्ट एजेंड में विपणन संबंधित है। तो गिल्ट एजेंट जो है यह स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। किससे? स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, जिसका निगमन है जो आरबीआई के द्वारा किया जाता है, इस पे डायरेक्ट कंट्रोल होता है। और यह आपका क्या करता है? तो प्रतिभूतियों को बेचता है, यानी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से यह संबंधित है। कौन? गिल्ट एजेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो छठी पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? आपको पता भी है, 1980 से 85 में। रोलिंग प्लान के बाद यह शुरू किया गया था, 1980 से 85 में इंदिरा गांधी की सरकार के उस समय। और इसके लिए विभिन्न प्रकार के स्टेप्स लिए गए, जिसके अंतर्गत क्या था? एकीकृत ग्रामीण विकास, गरीबी निवारण, रोजगार सृजन जैसी कई प्रमुख बातें यहाँ पे कही गई थी। इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास है जो यहाँ पे प्रमुख कार्यक्रम 1980-85 वाले छठी पंचवर्षीय योजना का था, है ना। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, गरीबी निवारण रोजगार सृजन कब का योजना है? तो 1980-85 यानी छठी पंचवर्षीय योजना का। आगे देखिए, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, यह सभी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, वह चीज हमें खुद ही टफ लगते हैं दोस्तों। अब देखिए, भौतिक
गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? तो भौतिक गुणवत्ता सूचकांक की हम बात करें तो यह मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा यह किया गया था, जिसके अंतर्गत क्या है कि जन्म के समय उसकी मृत्यु प्रत्याशा, जन्म और मृत्यु के समय यानी जीवन प्रत्याशा का आकलन, साथ में साक्षरता दर क्या है, तो 3 पॉइंट पे इसमें क्या किया जाता है, भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को विकसित किया गया था इसमें मॉरिस के द्वारा। यह याद ना भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इनके संदर्भ में 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। आगे जरा देखिए, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए वैश्वीकरण क्या है कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था एक साथ जुड़ जाना, है ना, यानी यहाँ पे बाजार अर्थव्यवस्था का जुड़ना, अर्थात बाजार के हिसाब से पूरी दुनिया एक हो जाए, उसी को तो हम वैश्वीकरण कहेंगे। इसके तहत क्या है कि कोई भी कहीं निवेश कर सकता है ना। तो इसके तहत क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का क्या होगा, आपका सार्वजनिक क्षेत्र का इक्विटी है जो विनिवेशों का अर्थात प्राइवेटाइजेशन की ओर बढ़ेगा, और सार्वजनिक क्षेत्र हम बात करें सरकार की, वहां पे इक्विटी क्या हो जाएगी, डिस इन्वेस्ट हो जाएगी, सरकार वहां से अपनी पैसा खींच लेगी और प्राइवेट सेक्टर उसमें क्या हो जाएगा, एंट्री कर जाता है। जिस प्रकार से आपने देखा अभी प्राइवेटाइजेशन का रेलवे में विरोध हो रहा है, सरकार चीजों को क्या कर रही है, डिस इन्वेस्ट कर रही है, वहां से पैसा अपना निकाल ले रही है और उसमें प्राइवेट सेक्टर आ जा रहे हैं। तो यह वैश्वीकरण का प्रभाव इस जगह पे हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे जरा देखिए, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश पे लागू हुआ था? तो भारत में सेवा कर। अब देखिए यहाँ कर समिति संबंधित क्वेश्चन तो बिहार के अधिकांश एग्जाम में मिलते हैं। तो कर से संबंधित सुधार यह आपका चलैया समिति है। कौन सा? आपको RJ चलैया समिति यानी राजा जे चलैया समिति के सिफारिश पर आपको कर सेवा यहाँ लागू हुआ था। आगे देखिए, भारत में मध्य अर्धशतक में अपनाए गए महालनोबिस प्लान। अच्छा, तो अर्धशतक यानी कहने का मतलब 1950 के दशक में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से जो 61 चली थी, उसमें महालनोबिस प्लान को ही तो अपनाया गया था, जिसके अंतर्गत किस पे, भारी उद्योग, प्रथम में कृषि और दूसरे में भारी उद्योग की स्थापना करना, इसका क्या था, प्रमुख लक्ष्य था। तो आंसर तो बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर है हमारा 89। निम्नलिखित में किन वर्षों में संतुलन भारत के लिए अनुकूल था? तो देखिए यहाँ पे व्यापार संतुलन कब होता है अनुकूल? अभी तो हमारे यहाँ काफी प्रतिकूल चल रहा है, हम व्यापार घाटे में चले जाते हैं, फिजिकल डिफिसिट हमारे यहाँ हो जाता है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, निर्यात हमारा अधिक है, निर्यात अधिक, आयात क्या है, कम है। तो आयात कम यानी हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, तो हम ज्यादा कमा रहे हैं ना, है ना। तो यह हमारे लिए क्या हो गया, व्यापार संतुलन हो गया। तो ऐसी कंडीशन बनी है, यानी 2 फेज में 1972-73 और 1976-77 में, यानी भारत है जो फायदे में रहा है, उसके बाद है जो कभी भी यानी व्यापार संतुलन भारत के अनुकूल में नहीं रहा है। आगे जरा देखिए, भारत में योजना अवकाश की अवधि थी। तो आपको पता होगा कि प्रथम चली थी पंचवर्षीय योजना 51 से 56, द्वितीय चली थी 1956 से 61, और तृतीय चली थी 1900 आपका कितना 61 से हम बात करें तो 66। उसी में आपका क्या होगा, तो 1962 में चाइना से युद्ध होगा, 65 में पाकिस्तान से युद्ध होगा, यह पंचवर्षीय योजना फेल हो जाएगा। यही कारण से अगला बार क्या किया जाता है, पंचवर्षीय योजना न ला कर करके 3 लाए जाते हैं, 66 से 67, 67, 68, 68, 69, एक वर्ष का योजना लाया जाता है। अतः 1966 से 69 को हम क्या कहते हैं, अवकाश की अवधि कह देते हैं। अब देखिए दोस्त, तो यह आपके 10 क्वेश्चन है मैथ्स के, आप खुद कर लेंगे, और रीजनिंग है 1, 2 या 4 जो भी हैं, और इसका आंसर का आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आपके समक्ष यहाँ आंसर है। बाकी आपने PDF डाउनलोड किया ही होगा, तो आप वहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, और साथ में या किया ही होगा तब आंसर आप मिला रहे होंगे, तो आप हैं जो इन्हें मिलाइए, और आप ईमानदारी से अपना जो भी स्कोर है उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इससे क्या होगा, हाँ 2, 4, 5 क्वेश्चन अल्टर मिलेंगे, 2, 4, 5 क्वेश्चन सबका गलत होता है, और हमें भी सब क्वेश्चन दोस्त नहीं आते, है ना। तो कहीं कहीं सबका एक्सप्लेनेशन तो काफ़ी बेहतर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ मैं हर संभव प्रयास करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से पॉइंट को आपके समक्ष रखा जाए। तो यदि आप 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलत भी अभी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपकी स्कोर आगे आने वाले समय में इम्प्रूव होगी। इसे बार बार इसका रिवीजन कीजिए, 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में। किसी प्रकार की कोई फीडबैक हो तो आप हमें प्रोवाइड कराएं, समय मिलने पे मैं आपको लगातार वीडियो मैं प्रोवाइड कराता ही रहूँगा।
तो मिलते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही देंगे भाई, इतना तो आप समझदार हैं ही, क्योंकि जितना आप हमें प्रोत्साहित करेंगे, जितना मीन्स आपकी पॉजिटिव फीडबैक होगी और जहाँ सुधार की गुंजाइश होगी उसमें मैं करूँगा ही। तो आप हैं जो अपना पॉजिटिव सपोर्ट दिखाइए, जितना अधिक आप दिखाएंगे। इसमें क्या है, मोटिवेशन क्या है, इसमें मोटिवेशन बस नंबर ऑफ व्यूज़ हैं, आपके पॉजिटिव फीडबैक्स हैं। तो साथ में जो कमियां हैं उसे आप दूर करवाने का प्रयास करेंगे। तो यह है जो मेरे लिए मोटिवेशन का काज करेगी। तो यही उम्मीद मैं करता हूं कि आप हमें फीडबैक ज़रूर देंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। साथ ही वीडियोस को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, क्योंकि आपने काफ़ी बेहतर डिस्कशन इतने देर से देखा है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।